Hello everyone. Today we have a very special guest on our podcast. He's a graphologist and his name is Mr. Sailesh Vekaria. Welcome sir. थैंक यू डॉक्टर शीतल। सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि व्हाट इज ग्राफोलॉजी? ग्राफोलॉजी इज अ टूल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन। लेट मी एब्रीवेट ग्राफोलॉजी मेड विथ टू वर्ड्स ग्राफ प्लस ओलॉजी। हम अपने हाथ से जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं या सिंगल डॉट भी करते हैं, उसे हम ग्राफ कहते हैं। Okay. उस एंटायर ग्राफ को समझने की जो लैंग्वेज है वो है ओलॉजी। इट्स मीन्स ग्राफोलॉजी। जैसे न्यूमरोलॉजी में नंबर्स को रीड किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी में स्टार्स को रीड किया जाता है, इसी तरह पर्सन के हैंडराइटिंग या ड्राइंग को हम एनालाइज कर सके, उस साइंस को हम बोलते हैं ग्राफोलॉजी। इट्स द साइंटिफिक टूल टू अंडरस्टैंड और एनालाइज द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन। यानी आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि हम किसी की हैंडराइटिंग से उसकी पर्सनालिटी, इमोशंस, फीलिंग्स ये सब पता कर सकते हैं। नॉट ओनली पर्सनालिटी, फीलिंग और कुछ, बट हम उसकी हेल्थ के बारे में भी एग्जैक्ट बता सकते हैं उसके हैंडराइटिंग देख के। कि उनको करंट में क्या हेल्थ इश्यू है और फ्यूचर में अगर आने वाले हैं तो भी हम उसके हैंडराइटिंग के थ्रू प्रायर में बता सकते हैं कि आफ्टर फ्यू ईयर्स और सम टाइम लेटर यू विल बी फेस पर्टिकुलर दिस ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम थ्रू द हैंडराइटिंग ओनली। सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यानी ग्राफोलॉजी से हम पर्सनालिटी को एनालाइज कर सकते हैं 100%। फॉर a graphologist, handwriting of any person is his or her brain writing. If I have someone's handwriting, then for me this brain writing. I can read a brain thoroughly through his handwriting. तो यानी किसी के हैंडराइटिंग से हमें ये पता कर लग सकता है कि उसके इमोशंस क्या है, वो कौन से प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसके फाइनेंशियल क्रंचेस क्या है, या उसको कौन सी बीमारी 5 या 10 साल बाद होने वाली है, बाद में होने वाली है, वो भी पता कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सिर्फ बीमारी ही नहीं, अगर उसके कैरियर में भी बूस्ट या डाउनफॉल आने वाला है तो वो टेंडेंसी हम पहले से पता कर सकते हैं। बिकॉज ग्राफोलॉजी से हमें पर्सन की टेंडेंसीज पता चलती है। ओके। उसकी डिसीजन मेकिंग टेंडेंसीज कैसी है और रिलेशनशिप टेंडेंसीज कैसी है, बिहेवियरल पैटर्न कैसी है, फाइनेंस के साथ वो कैसे बिहेव करता है, कैसे डील करता है, वो सारी चीज़ें हमें उसके हैंडराइटिंग के थ्रू यानी कि ग्राफोलॉजी के थ्रू पता चल सकती है। सो अगर हमें किसी भी पर्सन की टेंडेंसी पता चल जाए तो कोई भी पर्सन इजीली उनके फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। तो मुझे ये बताइए कि किसी को अगर स्ट्रेस है और उसको स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती है, हाँ, तो हम ग्राफोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है उसको? कोई भी पर्सन में और आपका जो बॉर्न हुआ है ना, वो दो एंटिटी, दो एनर्जी से हुआ है, मेल और फीमेल, जिसको मदर और फादर बोलते हैं। तो हमारे साथ थ्रू आउट द लाइफ दोनों एनर्जी चलती है, फेमिनाइन एनर्जी फ्रॉम मदर और मस्कुलिन एनर्जी फ्रॉम फादर। तो वो दोनों एनर्जी का बैलेंस होना ज़रूरी है। और वो एनर्जी कहाँ कहाँ पे अगर लैक हो रही है तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। तो हैंडराइटिंग से हमें पता चलता है कि उसके ब्रेन में कौन सी एनर्जी की जो फ्लो है वो डिस्टर्ब है, करप्टेड है या ओवर है या कम है। तो वो एनर्जी को एनालाइज करके हम पर्सन के बारे में एग्जैक्टली जान सकते हैं कि वो किस स्ट्रेस में है। स्ट्रेस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसके फिनेंशियल स्ट्रेस है, हेल्थ का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, ईगो इश्यूज़ है। तो एग्जैक्टली हम उसके स्ट्रेस के टाइप को भी पता कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कौन से स्ट्रेस से गुजर रहा है और उसके लिए हम ग्राफोथेरेपी में क्या हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे कि किसी को ईगो है, कोई एक कपल है उसमें ईगो के इश्यूज है, तो हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं? हम हैंडराइटिंग देखेंगे तो उसमें पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट अलॉट किए गए हुए हैं कि कौन से अल्फ़ाबेट के पैरामीटर से हमें पता चलेगा कि उसको लेवल ऑफ ईगो क्या है। खाली ईगो नहीं पता चलता, लेवल ऑफ ईगो, लेवल भी पता चल सकता है। वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ ईगो, समटाइम वी कॉल इट्स अ सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके। तो इट इज़ गुड, बट देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो कब हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ईगो में कन्वर्ट हो जाए वो हमें खुद को पता नहीं लगता। तो जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट है इट इज़ वेरी गुड एंड बेनिफिशियल टू अस, बट द मोमेंट इट कन्वर्ट इनटू ईगो देन कॉन्सिक्वेंसेस विल बी स्टार्टेड इन योर लाइफ। यानी आप मेरे हैंडराइटिंग से वो पता कर सकते हो कि मेरे अंदर कौन से इमोशंस है, मेरे अंदर कौन सी फीलिंग्स है? यस यस। इवन आपके दिमाग में आपके पेरेंट की प्रति क्या छवि है, आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते हो, वो सारी चीज़ें एक ग्राफोलॉजिस्ट के लिए इजी है बताना है उसके हैंडराइटिंग के थ्रू।
दिस इज़ गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम गेटिंग वेरी क्यूरियस। तो आप मुझे ये बताइए कि तो जैसे आप हैंड राइटिंग से मेरे अंदर कौन से इमोशंस है और मैं क्या कौन से स्ट्रेस से गुजर रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, या मेरे रिलेशनशिप में क्या कहीं पे प्रॉब्लम है कि नहीं, वो आप बता कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ। तो आप अब भी मेरे हैंड राइटिंग प्रॉब्लम नहीं ना ऑडियंस के सामने? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे हैंड राइटिंग देख के एनालाइज कीजिए कि विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आई एम। ओके, फर्स्ट थिंग मैं आपके मदर के बारे में बताना चाहूँगा। अच्छा। आपकी मदर ने आपको एकेडमिक और इंडिपेंडेंट रहने के लिए बहुत पुश किया है। यस। कि शीतल, इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, एंड सी ऑल टाइम पुशिंग यू टू बी अ इंडिपेंडेंट लेडी, नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी मेल और एनी पर्सन, एंड दैट विल हेल्प यू, राइट? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड राइट नाउ यू आर वेरी इंडिपेंडेंट लेडी, यस। right? Yes, So yes. only one alphabet tell you about your mother pushing particular तो for कौन being सी, मुझे independent. जानना है कौन सी अल्फाबेट? It's a W, formation of W. We W call से it पता करता है। DW formation. ओके। There are Ws many type of Ws, right? हाँ। See, in a world there are 7.5 billion people. 750 करोड़ से ज़्यादा population है। हाँ। और किसी के भी handwriting same नहीं मिलेगी आपको। हाँ। Why? Because सबके subconscious mind का programming, सबकी psychology अलग है। जैसे हमारा DNA डिफरेंस है, हमारी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है, उसी तरह सबके हैंड राइटिंग डिफरेंट है। दूसरा क्या पता चलता है मेरे हैंड राइटिंग से? दूसरी चीज़, यू आर वेरी लग्जरी प्रोन पर्सन, यू लाइक टू स्पेंड ऑन ब्रांड, यस। यू कैन नॉट लिव विथ ऑर्डिनरी थिंग्स, ऑलवेज गो फॉर अ ब्रांड, यू हैव वेरी पर्टिकुलर चॉइस अबाउट लिविंग लाइफ, you at present or in a very deep subconscious mind you have a difference of opinion with father, and most of the time also you face a difference of opinion with male figure. I am feeling lucky that you are doing podcast with me right now. यानी आप ऐसा कहना चाहते हो कि मेरे हैंड राइटिंग से ऐसा पता चलता है कि आई हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद मेल्स, Yeah, बट आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद मेल्स आल्सो, comfortable होना अलग चीज़ है और बट आई हैव difference of- मेल फ्रेंड्स मोर। हाँ, so what? It is a controversy, you see, you know. You have a difference of opinion with male means you are not agree with all the time Yes, opinions of the male, I right? It have doesn't my mean own- you are not comfortable with male. You Yeah. like to be or spend time with male. Yes. But you have your own opinion. Yes. You are not easily go into the any male's opinion. No. You always try 2-3 times before considering a male's opinion specially. एनीवन्स ओपिनियन, किसी का भी ओपिनियन होगा तो आई विल कंसिडर। मैं ऐसे ही नहीं, किसी ने बोल From दिया this तो आई moment, विल। please notice that if male giving you some opinion, you have a friction of a second opinion about that things. अच्छा। Yeah, and for that you have to face a little bit problem in career, in relationship with male. So if you want a smooth career, I am not talking about monetary benefit in career. See, money is not 100% matter to be happy. Right? There are many people who earn crores of rupees in career, but they are, not, happy. To sleep, they have to take a pill, to take a 30 to 40 ml or 60 ml something liquor, right? But if you make a balance with the male energy, then your career will be a very smooth. तो आई शुडंट हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आप ऐसा कहते हो? Exactly. We shouldn't have with anyone. तो व्हाट अबाउट माय ओपिनियन देन? No, see, we are not here to prove our opinions. ओके। And same way, we are not here to prove wrong someone's opinion. Or everybody has their opinion. Let them give their opinions. Don't create a conflict of interest of another's opinions. If I am giving some opinion, it's okay, it's mine. So there is no need to prove yourself right or myself wrong. ओके। Let it happen. Yeah, Be in a flow. ओके, आई विल टेक इनटू दिस कंसिडरेशन। अब आगे आगे क्या है और क्या है, मेरा करियर कैसा है वो पता चल सकता है? Your career is very good. अच्छा। Yeah, वो absolutely. कैसे पता चलता है? See, the English alphabet language, 3 zones. हाँ। In any other language, only 1 zone in writing. English has a 3 zone. English में 3 zone है, upper zone, middle zone and lower zone. Okay. जैसे हमारी बॉडी के पार्ट के 3 जोन है, इट इज कॉल्ड अपर जोन, फिर फ्रॉम द बिलो नेक, नेक के नीचे का जो रीजन है कमर तक, उसको मिडल जोन बोलते हैं, और उसके नीचे का जो रीजन है उसको हम लोअर जोन बोलते हैं। ओके। तो अल्फ़ाबेट से पता चल सकता है कि आपके इस एरिया में क्या चल रहा है, इस एरिया में क्या चल रहा है और इस एरिया में क्या चल रहा है, उसके रिलेटेड टेंडेंसी, उसके रिलेटेड ऑर्गन्स के बारे में हम हैंड राइटिंग के थ्रू जान सकते हैं।
मच। तो आपके हैंड राइटिंग से आई एम वेरी मच क्लियर कि यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन विद गुड रिसोर्सेज। गुड रिसोर्सेज। Yeah, not only intellectual, but you have very good resources, and all the time your resources are standing for you. यस। It's just you need to speak away. या कि मुझे ये चाहिए, ये सपोर्ट चाहिए, and your resources are ready. Yes, Sheetal, we are there. आई एग्री टू दिस। Right? एब्सोल्युटली। And another thing is you are positive. You are positive person and always think positive. You like to transform people's life. आपको अच्छा लगता है कि मैं लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूँ, और उसकी वजह से आप अपने रिसोर्सेस का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मैंने जो टेंडेंसी बताई थी, तो आपकी टेंडेंसी क्या है? फर्स्ट थिंग, आप इंटेलेक्चुअल है, आपके रिसोर्सेज अच्छे, और उस रिसोर्सेज को आप किस में यूज़ करते हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। सो वो चीज़ आपको बाय कार्मिक अपनी लाइफ में एनहांसमेंट करने में हेल्प करेगी। ओके। दैट्स व्हाई योर कैरियर विल बूस्ट अप। इट टेक टाइम, बट यू आर इन अ राइट गुड पाथ। ओह, थैंक यू सो मच। तो जैसे आपने मुझे कहा कि हम हैंड राइटिंग को एनालाइज करके सारे फ्यूचर कमिंग प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो फिजिकल और मेंटल जो दोनों है वो हम पता कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई, आपने जैसे मुझे कहा कि यू हैव कंसल्टेड मोर देन 600 पीपल टिल नाउ इन द करियर ऑफ मोर देन 8 years, तो उसमें आपने जैसे कि अगर मुझे कुछ मैन्युपुलेट करना है, मैं अपनी हैंड राइटिंग चेंज कर दूंगी, आपने अगर बोला है, तो वो आपको पता चल सकता है कि ये मैनिपुलेटिव हैंड राइटिंग है? 100%। कैसे? इट इज़ माई स्किल टू एनालाइज द हैंड राइटिंग। आप अपने हैंड राइटिंग को फोर्स करोगे तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट उसको पता चल जाएगा कि आपकी एक्चुअल हैंड राइटिंग क्या है और आपकी जो फोर्सिंग की हुई हैंड राइटिंग क्या है। ओके। तो अगर आपके पास कोई हैंड राइटिंग एनालिसिस से ऐसा आपको पता चलता है कि इनको कल उठ के, जैसे आपने मुझे बताया है कि हम फिजिकल जितने भी इश्यूज है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो कौन कौन से ऐसे इश्यूज है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एवरीथिंग। लेट अस स्टार्ट विद स्टमक प्रॉब्लम। स्टमक यानी आईबीएस, जो वो इंटेस्टाइन, वो बहुत आईबीएस। आज की लाइफस्टाइल ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ। इंडाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं, एसिडिटी के प्रॉब्लम होते हैं। वो इसके रूट में क्या है? हाँ। मुझे तो अल्फ़ाबेट देख के पता चलेगा, लेकिन उसका रूट कोज क्या है वो आपके जो सबके सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उससे रिलेटेड है। सो ग्राफोलॉजी इज ए ट्रूली साइकोलॉजिकल टूल। हम साइकोलॉजी की बात करके, अगर किसी पर्सन को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों है, तो उसका मेन रीज़न है कि उनको उनके फादर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अच्छा, आप ऐसा कहते हो कि जिसको आईबीएस है या स्टमक इंटेस्टाइन रिलेटेड या डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे कोई डाइजेशन अलग है, डाइजेशन अलग है। ओके, तो आईबीएस या स्टमक रिलेटेड इश्यूज है, तो वो उनका फादर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आई एम नॉट टेलिंग है कि उनको एक दूसरे को प्यार नहीं है। सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। वो जब भी बैठेंगे ना, नॉर्मल भी बात करेंगे तो झगड़ा हिट चालू हो जाएगा, दोनों के बीच में गर्मी हो जाएगी, फिर एक उठ के चला जाएगा अपनी रूम में और एक बैठा रहेगा शांति से, राइट? ओके। तो वो ऑल द टाइम हो रहा है, तो उसकी इफेक्ट, वो जो साइकोलॉजी, आप एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको पता है कि हम जो भी सोचते हैं या जो भी हमारा प्रोग्राम है वो एक हार्मोन्स या केमिकल रिलीज करता है। और वो केमिकल रीज़न है कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है और हमारे आसपास की लाइफ में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली हमारी जो दुनिया है वो जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे थॉट से शुरू होती है। राइट? एक कितना भी बड़ा पेड़ ले लो, लेकिन वो शुरू एक बीज से होता है, सीड से होता है। उसी तरह जो हमारा थॉट है ना, वो हमारी लाइफ का सीड है। और उसको हमने आइडेंटिफाई किया और उस सीड पे हमने काम कर लिया, उसको प्रॉपरली नर्चरिंग किया, तो हम हमारी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम आपकी ग्राफोथेरेपी कर सकते हैं। तो कफ, कोल्ड, वीक इम्यूनिटी, तो उसका ग्राफोलॉजी के साथ क्या कनेक्शन है फिर? बहुत अच्छा। अब समझो किसी को कोल्ड का प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? वेरी कॉमन है। कोई भी पर्सन डिसीजन मेकिंग में पुअर है। ओके। हाँ, किसका डिसीजन मेकिंग पुअर रहेगा? जो फादर के साथ अटैच कम होगा। हाँ, वो है, वो एनालिसिस की बात है, लेकिन जो कंफ्यूज ज़्यादा रहेगा, जो कंफ्यूज ज़्यादा रहेगा ना, वो डिसीजन प्रॉपरली नहीं रह पाएगा। तो जो भी कंफ्यूज पर्सन है ना, उसको नोज रिलेटेड प्रॉब्लम आना शुरू रहेगा। ओके, लेकिन कंफ्यूज पर्सन तो नोज रिलेटेड, उसको बार बार इन्फेक्शन हो ही जाएगा। थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ, उसका नाक चालू। अच्छा। तो अगर अब उसके रूट में जाता, कंफ्यूजन क्यों है उसकी? क्योंकि उसका एनालिसिस कमज़ोर है। हाँ। एनालाइज नहीं कर पा रहा, इसलिए वो चूज़ नहीं कर पा रहा है व्हाट टू चूज़ एट ए टाइम। ओके।
अब एनालिसिस करने का मतलब लॉजिकल एनर्जी चाहिए आपको. हाँ. लेट गेट टू द लिटिल डीप. ओके. Yes, yes, अगर किसी पर्सन को लॉजिकल एनर्जी चाहिए तो लॉजिकल एनर्जी उसको किससे मिलेगी? मेल फिगर से. मेल फिगर राइट, उसके फादर से. तो वो एनर्जी करप्टेड है. ओके. अगर किसी पर्सन का एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करना है ना तो उसके फादर के साथ रिलेशन अच्छा होना जरूरी है. ओके. ओके. अब आपका कैरियर किस पे डिपेंड करता है? एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग पे. यस. तो अगर आपके फादर के साथ रिलेशन सही नहीं है, बार बार झगड़ा हो रहा है या डिफरेंसेस ओपिनियन रहा, तो उसकी सीधी इफेक्ट कहाँ पड़ेगी? आपके एनालिसिस पे. आपका एनालिसिस कमज़ोर है तो आपका डिसीजन कमज़ोर हो गया, और आपका डिसीजन कमज़ोर हुआ तो आपकी कैरियर में इफेक्ट पड़ेगा. तो फिर मदर का रोल क्या है? मदर का आप मदर हो. व्हाट एग्जैक्टली मदर नेचर डू फॉर अस? लव, केयर, नर्चरिंग, प्रोटेक्शन. अब उस पे आता है. जब एक बच्चे का जन्म होता है तो 2 फेज होते हैं उसके आउटर लाइफ में जाने के लिए. ओके. 0 to 7 ईयर्स होते हैं वो हाईली डिपेंडेंट होता है अपनी मदर पे. यस. वो अपने आप से जो उसकी 3 बेसिक नीड है, खाना पीना और रहना, उनमें से कुछ भी वो अपने आप नहीं कर सकता. नहाना हो, खाना हो, कुछ भी करना, उसके लिए उसको पर्सन चाहिए, और वो कौन चाहिए? मदर. तो 0 to 7 ईयर्स में अगर उसको अपनी मदर का अनकंडीशनल लव, केयर, नर्चरिंग मिलता है तो वो पर्सन लाइफ में कभी भी इमोशनली ब्रेकडाउन नहीं होगा, वो रिलेशनशिप में सफ़र नहीं करेगा, बिकॉज उसके अंदर वो एलिमेंट है. नाउ टेल मी, किसी के भी साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए जो एसेंस है वो क्या होना चाहिए? लव, केयर, रिस्पेक्ट ईच अदर. वो उसने देखी ही नहीं है. ओके. उसकी मदर उसको मिला नहीं है, पता ही नहीं वो क्या होता तो है. यानी जिनको भी रिलेशनशिप इश्यूज है, हाँ, तो वो उनको कहीं ना कहीं 0 to 7 ईयर्स में मदर के साथ जो मिलना चाहिए, मदर से जो मिलना वो चाहिए, नहीं मिला या प्रॉपर नहीं मिला. उसकी जो क्या इंटेंसिटी है वो उसमें कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है. अच्छा. हाँ, तो एक मदर पे डिपेंड करता है कि उसके बेटे की आजीवन जो लाइफ है वो रिलेशनशिप में कैसी जाए. और ऐसा नहीं कि जिसको प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप, इट डजंट मीन हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम, विद एवरीवन, एनी रिलेशन वी कैन टॉक. सो वो एसेंस, वो एलिमेंट उसको पता ही नहीं है कि वो अनकंडीशनल लव क्या होता है, एक दूसरे के लिए अपने आप के सैक्रिफाइसेस किया, तो वो एलिमेंट उसने देखा ही नहीं, तो गलती उसकी है ही नहीं. ओके. गेटिंग. अब एक बच्चा 7 साल का हो गया, अब वो क्या करेगा? घर से बाहर जाना शुरू करेगा, बाहर की दुनिया में वो स्टेप आउट करेगा. तो वहाँ पे उसको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, करेज चाहिए, एनालिसिस चाहिए, मुझे किसके साथ बोलना है, किसके साथ खेलना है, नहीं खेलना. वो पीरियड में अगर उसके साथ उसके फादर का कंटेंटमेंट नहीं मिलता है तो वो बच्चा पूरी लाइफ दूसरों के साथ एनालाइज करने में, डिसीजन लेने में, अपने वर्क में डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि खुद की कैपेसिटी वो मिली ही नहीं उसको, वो एनर्जी ही नहीं मिली. गेटिंग. तो होता क्या है, जब फादर एलिमेंट कम होता है उसको हम प्रायरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसका मैथ्स कमज़ोर है, तो डायरेक्टली उसके फादर से उसको कंटेंटमेंट नहीं मिल रहा, बिकॉज मैथ इज़ कम्प्लीटली अबाउट लॉजिक. तो उसका लॉजिक कमज़ोर है, मतलब उसके फादर के साथ का बॉन्डिंग कमज़ोर है. तो अगर फादर ही मैथ्स में कमज़ोर हो तो उसको उसके फादर से मिला है, तो उनको भी उनके फादर से मिला है. इट्स अ हेरिडिटी, वी कॉल इज अ हेरिडिटी, बट वी कैन स्टॉप दिस चेन थ्रू द ग्राफोथेरेपी. हाउ मच एक्यूरेट इज दिस? 100%. 100%. आई एक्सपेरिमेंटेड फ्यू थिंग्स. लाइक एक क्लासेस है जिसके साथ मेरा एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बच्चों को ग्राफोथेरेपी सजेस्ट करना, कैरियर ऑप्शन सजेस्ट करना, और कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो मैं उसको मेरी थेरेपी देता हूँ. राइट. तो एक क्लासेस में मैंने देखा कि ज़्यादातर बच्चों का मैथ्स कमज़ोर था. अच्छा. हाँ, उसके हैंड राइटिंग से मुझे पता चला कि जितने भी बच्चों का मैथ्स कमज़ोर था उनके पापा को उनके लिए टाइम ही नहीं था. इवन नॉट अ सिंगल पेरेंट मीटिंग दे कम. पेरेंट्स मीटिंग में भी उसकी मदर आती थी. अच्छा. ओके. तो दुनिया का बेस्ट मैथ टीचर भी उसको मैथ्स नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि वो एनर्जी ही नहीं आ रही. सो जैसे कि कोई एक बच्चा मैथ में वीक है और आपको उनके हैंडराइटिंग से पता चला कि उसका मैथ अब फादर के साथ कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो थेरेपी, ग्राफोथेरेपी यहाँ पे कैसे काम करती है? पहली चीज़ तो मुझे पता कैसा चला कि उसको उसके फादर के साथ कौन सा फिगर है जो हमें पता चल सकता है? आई. ओके. देयर आर सम पैरामीटर्स इन अ कैपिटल आई. पर वो आई कैसे होना चाहिए वो हमें पता नहीं. देयर आर सम पैरामीटर. कैपिटल आई में वो दोनों पैरामीटर है जिससे हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि उसके पेरेंट्स के साथ उसका रिश्ता कैसा है, मदर के साथ कैसा है, फादर के साथ कैसा है. और फ्यूचर में भी अगर एंटेंगलमेंट होने वाला है, समझो कि उसके फ्यूचर में उसके फादर के साथ रिलेशन
बिगड़ेंगे या उसकी लाइफ में फादर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फ्यूचर में। हाँ, तो वो उसका कैपिटल आई देख के मैं बता पाऊँगा कि फ्यूचर में आप अपने फादर से अलग रहोगे या वॉट एवर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा क्रिएट होगा, तो वो सारी चीज़ें हमें। यानी मिस्टर वेकरी, आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि जो पहले नहीं था वो भी आपको पता चल सकता है, और होने वाला है वो भी आपको पता चल सकता है हैंड राइटिंग से। Yes. Can I show your audience what exactly, right? Yes. See, this is piece of paper. Yes. Right? It's a blank sheet. हाँ, Okay. So left side is the past. ओके, पास्ट, Right side is the future. फ्यूचर, Upper side is again past, पास्ट, and lower side is again future. Future. Okay. ओके, So when I observe anyone's writing, तो सबसे पहले हम margins देखते हैं कि वो Okay. past में कितना अटका हुआ है, अच्छा, फ्यूचर में कितना एक्यूरेट होएगा या नहीं होगा। हाँ, ओके। दूसरी चीज़ हमें उसके मार्जिन से ये पता चलती है कि उसके जो सेंटेंस है, दो सेंटेंस के बीच में वो कितना मार्जिन लेफ्ट कर रहा है। ओके, उससे पता चलेगा कि वो पूरा दिन कैसे काट रहा है। अच्छा, वो सुबह में ज़्यादा भाग रहा है या इवनिंग में ज़्यादा भाग रहा है, या सुबह में लेजी है या इवनिंग में लेजी है। अच्छा, वो सारे स्पेस से ही आपको पता चल जाएगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पेस। दिस इज द आई थिंक टोल्ड अबाउट जस्ट मार्जिन इन ब्लैंक मार्जिन वाले, राइट। हाँ हाँ, फिर स्पेस आता है दो लाइन के बीच में, ओके, फिर स्पेस आएगा दो वर्ड्स के बीच में, और फिर Okay. स्पेस आएगा दो अल्फाबेट्स के बीच में। अच्छा, तो एवरी स्पेस, एवरी स्ट्रोक, एवरी डॉट सेज समथिंग अबाउट दैट पर्सन। ओके, दिस इज सो डीप। आई कैन से व्हेन यू टेक अ पेन, आप जब भी लिखने के लिए जैसे ही पेन लेते हो, तो आपके जो ब्रेन सेल्स है जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो मोर देन 90% एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं है जिसमें आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स इतने ज़्यादा हाईली एक्टिव हो। ओके, अभी हम जब बोल रहे हैं ना, तो हाँ. मैक्सिमम 20% न्यूरॉन्स आर एक्टिव। अच्छा, हाँ, बट द मोमेंट यू स्टार्टिंग राइटिंग, हाँ. तो आपके ब्रेन से 90% सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। सो जब आप लिखोगे ना, तो आपका जो ब्रेन है वो मुझे मेरे हाथों के थ्रू मेरी उंगलियों को एक सिग्नल भेजेगा, और मेरे हाथ जो यहाँ पे इंटरप्रेट करेगा, तो इम्प्रिंट वो करेगा। आपको पता भी चल जाएगा कोई मैनिपुलेट कर रहा है वो। हाँ, वो इम्प्रिंट करेगा, राइट। और उसको मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ग्राफोलॉजी की प्रैक्टिस है, मैंने स्टडी किया है और रिसर्च किया है। तो दैट वे आपका हैंड राइटिंग मेरे लिए क्या हो गया, आपकी ब्रेन राइटिंग। स्कैनिंग हो गया पूरा थॉट्स का। इट्स लाइक MRI ऑफ योर ब्रेन। Yes. एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया था, तो एक लेडी थी, उसको बार बार चक्कर आके गिर जाने की प्रॉब्लम थी, और फिर मैंने उसके हैंड राइटिंग देखे और मैंने उसको बताया कि उसको थॉट प्रोसेस में कहाँ प्रॉब्लम है, और मैंने वो थेरेपी भी दी, राइट। बट थेरेपी में आप क्या देते हो? जैसे ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम है, थॉट प्रोसेस में ऑक्सीजन कम मिल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, तो उसमें एक फिश मूवमेंट करके एक थेरेपी है। फिश मूवमेंट एग्जैक्टली वो मूवमेंट है जिस मूवमेंट में हमारा DNA, हमारे सेल्स जो है वो जर्नी करते हैं। इस वैसे हम करते हैं ना, तो इसी वे में हमारा DNA भी काम करता है, हमारे सारे सेल्स यही वे में जाते, कोई भी सीधा वे नहीं है। समझो कि आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, तो और बहुत सारे सेल्स मिलके आपका ब्लड बना रहे हैं, आपके बॉन्ड्स बना रहे हैं, आपकी स्किन बना रहे हैं, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है ना वो ये है। ओके, तो जैसे कि एस है आपका, राइट, वो मूवमेंट है, लेकिन वो फिश मूवमेंट वो ऐसा है। तो वो मूवमेंट से पता चल जाएगा कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन जा रहा है या नहीं जा रहा, या तो डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम अगर वो मूवमेंट उसको करेक्ट करवाएंगे, तो रिवर्स साइकोलॉजी के साइंस के थ्रू आपके ब्रेन सेल्स रिपेयर होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आपके ब्रेन सेल्स रिपेयर होते हैं, वो आपकी बॉडी को रिपेयर करना शुरू कर देगा। अच्छा, मैं जो एग्जांपल दे रहा था, मैंने उसको बताया कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कम है, और आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये थेरेपी कीजिए, नथिंग टू डू विथ दिस। तो उन्होंने वो थेरेपी नहीं की, क्योंकि उसको लगा कि ऐसे थोड़ी होगा कि आपको बिना कुछ, आज वो मेडिकल साइंस और हाईली इक्विप और रिपोर्ट्स के प्रॉन है ना, तो उन्होंने फिर एक न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियंस को बताया, तो मैं भी साथ गया था। एंड फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि इट्स साइकोसोमेटिक। डॉक्टर शॉक, ये वर्ड आप बोले तो आप क्या करते हो? मैंने बोला आप उस पर मत जाओ, बट दिस ये ट्रीटमेंट है, ट्रीट लाइक दिस एंड दिस विल बी क्योर। तो उस तरह से वो क्योर हो गया। और इट्स अ कॉन्फिडेंशियल, तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट दिस। एक बहुत सारे डॉक्टर्स भी मेरे क्लाइंट हैं। अच्छा, हाँ, एक डॉक्टर्स है जो स्पाइनल सर्जन है, उसके हैंड राइटिंग देख के मैंने बोला था कि आपको तो हैवी बैक पेन है। ही स्टूड अप ऑन हिज चेयर
एंड सेड कि ये चीज़ मुझे और मेरी वाइफ के अलावा किसी को नहीं पता। Okay. He is repairing. Spine का surgeon. He is repairing his client's spine through the robotic operation and I told them कि जस्ट उसकी हैंडराइटिंग देख के मैंने ये बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है। Then he gifted me the 100 years old graphology book. अच्छा। And that मतलब it's work like that. So आपके दिमाग में सारी चीज़ें छुपी हुई है, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम है ना, उसमें आपके एंटायर लाइफ का प्रोग्रामिंग है। तो ग्राफोलॉजी से वो डीकोड होगा और ग्राफोथेरेपी से वो रीकोड होगा। आपको जैसा आपकी लाइफ करना है आप ग्राफोथेरेपी के थ्रू कर सकते हैं। कि आज के ज़माने में एवरीवन इज़ यूजिंग आईपैड, मोबाइल, तो राइटिंग पार्ट तो बहुत ही कम हो गया है। यानी मुझे लग रहा है स्कूल के टाइम पे जितने बच्चे लिखते हैं उससे ज़्यादा तो लिख ही नहीं पाते हैं। तो अब जिन्होंने बहुत सालों से लिखा ही नहीं है, तो हम कैसे उसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाउ डज दिस वर्क इन दिस? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज तो मैं 20 साल से मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, तो बहुत कम मैं लिखती हूँ। तो कैसे? मैं यही सोच रहा था कि अब तक ये सवाल आया क्यों नहीं, राइट? सी अब अभी वेस्टर्न कंट्रीज देखोगे जो हाईली डेवलप्ड है, वो धीरे धीरे टेक से दूर जा रहे हैं, वापस पेन पकड़ने लगे। बिकॉज लिखना, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा था कि लिखने की आदत डालो। हाँ। और बहुत जो गोल सेट करवाते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी बोलते हैं कि आपके गोल को लिखो, हाँ। इम्प्रिंट करो, राइट? तो जो लिखोगे वो होगा। और अभी हम बोल सकते हैं कि टेक से भी लोग हो गए, आईपैड, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड में जो छिपा है ना, उसकी पेन उसी तरह चलेगी। ओके। हाँ, उसके ब्रेन को अगर आपको डिकोड करना है तो पेन से होगा, पेन से, और उसको रिकोड करना है तो वापस इससे ही करना होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे क्लाइंट्स को कि आपकी ये पेन है ना, वो जादू की छड़ी है, मैजिक पेन है। ओके। बस उसको सिर्फ घुमाना सीख जाओ, आपकी लाइफ जैसे चाहो आप घुमा सकते हो, पॉजिटिव। तो इन दिस एआई वर्ल्ड डू वी हैव एनी सॉफ्टवेयर? हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है इसका? लकीली नहीं है। यानी न्यूमरोलॉजी में सॉफ्टवेयर है, हाँ। तो ग्राफोलॉजी का कोई सॉफ्टवेयर है? नहीं, देयर इज़ नो सॉफ्टवेयर। अगर कोई यूज़ भी कर रहा है तो बहुत ही लेस एक्यूरेट है, बिकॉज इट इज़ टोटली सेल्फ इनसाइट, और वो रिसर्च और स्टडी के बाद ही खुद में डेवलप होती है। सो देयर इज़ नो सॉफ्टवेयर एंड आई थिंक अभी बहुत टाइम भी लग जाएगा। लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर से कॉम्बिनेशंस नहीं पता चलेंगे, राइट? मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई पर्सन क्रिमिनल कब बनता है? जब उसके अंदर बहुत गुस्सा है, नफरत है, आई थिंक, या उसको जो चाहिए हो वो मिला नहीं है, या वो लेजी हो सकता है। उसको बेसिक में बताता हूँ। हाँ। कि कोई पर्सन तुमको हर्ट करे तो तुम सहन नहीं करोगे, तुम सामने हर्ट करोगे या रिप्लाई दोगे, राइट? बट देयर इज़ अ पर्सन जिसका ईगो हाई है। हाँ। मतलब वो हर्ट सह नहीं पाएगा, लेकिन उसका सेल्फ एस्टीम लो है। ओके। राइट? तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके अंदर वो एस्टीम ही नहीं है कि वो उसको कोई बुरा बोल जाए, उसका कोई नुकसान कर जाएगा तो वो करेगा, राइट? तो जिसका सेल्फ एस्टीम लो है और ईगो हाई है, वो क्या करेगा? ईगो हाई है तो अंदर से तो भूल नहीं पाएगा कि इस पर्सन ने मेरा खराब किया है, हाँ। राइट? तो सीधा डायरेक्टली सबके सामने कुछ नहीं बोलेगा। एंड व्हाट इज क्राइम? जो हम छुप के करते हैं, जो अनलॉफुल है, तो वो कॉन्स्पिरेसी और वो सब करेगा। तो वो क्या करेगा? चांस ढूंढेगा। मुझे बदला तो लेना है क्योंकि मेरा ईगो हर्ट हुआ है, तो मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगा जिसको हम क्राइम कहते हैं। तो हैंडराइटिंग से हमें पता चल जाएगा वो फ्यूचर में जाके क्रिमिनल बनेगा या ना बनेगा। अच्छा, तो यानी जिसका ईगो हाई है, जो हैंडराइटिंग से पता चल सकता है, और लो सेल्फ एस्टीम है, तो चांसेस है कि आगे चल के फ्यूचर में वो लोग क्राइम कर सकते हैं। हाँ, तो अब उसको हमको कौन सी थेरेपी देनी चाहिए? कौन सी? ईगो लो हो और सेल्फ एस्टीम बढ़े, राइट? तो उसका हर्ट होना जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, तो वो स्टैंड लेना शुरू करेगा। जब आदमी स्टैंड ले पाता है ना, तो वो गलत रास्तों पे नहीं जाता। जो सप्रेस होता है वो यानी सेल्फ स्टैंड लेने के लिए सेल्फ एस्टीम हाई होना जरूरी है। अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगी तो मेरे अंदर वो होना चाहिए ना कि यार प्लीज़ आगे ये मत बोलना। अब मैंने वो बोल दिया तो मेरे अंदर से वो चला गया कि मैंने बोल दिया। लेकिन अगर किसी ने मुझे हर्ट किया और मैं बोल नहीं पाया तो 24 आवर्स मेरे दिमाग में तो वही चलेगा, यार शीतल मुझे ये बोल गई, मुझे कब चांस मिलेगा। एंड आई फाइंड द वे कि अब मैं कैसे, या तो मैं आजकल जमाना है रोस्ट करने का, तो कोई सोशल मीडिया पे जाके सेलिब्रिटीज को रोस्ट करेगा, कोई दूसरा वे लेगा, क्या है उसकी अच्छी पोस्ट है तो उसमें नेगेटिव पोस्ट डालेगा। तो बेसिकली उसके अंदर का जो सेल्फ एस्टीम लो है, ईगो हाई, वो उससे ये करवा रहा है।
कि उसने तेरा नाम लिया, अब तू इस तरह से सबके सामने उसको बदनाम कर। तो शैलेश, आई हैव अ क्वेरी के जब जैसे मेरे पास ओवर थिंकिंग के और वो सारे क्लाइंट्स आते हैं जो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, तो मैं उनको जर्नल राइटिंग और ग्रैटिट्यूड राइटिंग देती हूँ। एंड मैंने आपको पूछा, तो वो लोग अभी बुक में नहीं लिखते हैं, वो दे राइट ऑन आईपैड, मोबाइल, एंड फिर वो मुझे भेज देते हैं। तो शुड आई इंसिस्ट कि आप पेज पे ही लिखो? 100%। ग्राफोलॉजी एनालिसिस का एक पैरामीटर है प्रेशर। हाँ राइट, आप जो लिखते हो ना उसकी एक पीछे एक इम्प्रेशन पड़ती है, हाँ, जिसको हम फील कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएगा। हाँ राइट, हाँ, तो मैं ये इम्प्रेशन देख के पता लगा पाऊंगा कि उसका इंटेंशन कैसा है, सॉरी वो कितना इंटेंसली है अपनी लाइफ में। इंटेंस है, ये प्रेशर बताएगा कि वो हर काम इंटेंस यानी क्या, कैसे इंटेंस? कितनी डेलिबरेटली वो चीज कर रहा है। यानी ज्यादा प्रेशर हुआ तो वो चीजों को पकड़ रहा है, वो ओवर इंटेंसिव है। सी लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। अगर ज्यादा किसी मेरा प्रेशर में मेरा खुद दिख यू आर बैलेंस, आई एम बैलेंस्ड। कोई लोग ऐसे होते हैं जो लिखते हैं तो पेपर भी फट जाता है और 3-4 पेज तक उसकी इंप्रेशन आती है। हाँ, तो वो ओवर इंटेंसिव है। तो ओवर इंटेंसिव का क्या हो सकता है आगे चल के, यानी वो उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं? टेल मी द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन। जहर है वो तो मर जाएंगे। व्हाट इज पॉइजन? वो देयर इज नथिंग लाइक पॉइजन। इफ एनीथिंग एक्सीड्स इट बिकम्स पॉइजन। ओके, राइट, एनीथिंग। अगर आप दूध पी रहे हो ना, वो आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा दूध पीना शुरू करोगे तो वो आपके लिए जहर है। और मेडिसिन क्या है? इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ पॉइजन। बट वो आप पर्टिकुलर डोज ले रहे हो, इसलिए वो आपके लिए अमृत है, वो आपके हेल्थ सुधारता है, लाइफ सेवर है। अगर वो ओवरडोज हो गया तो वही आपको डबल नुकसान करेगा। सेम वे अगर आप कुछ भी अच्छा भी कर रहे हो ना, तो वो सारी चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। मदर नेचर ऑलवेज बैलेंसिंग द थिंग। तो यानी मेरे जितने भी क्लाइंट्स होंगे जिनको मुझे जर्नलिंग या कुछ भी लिखवाना है, तो आई हैव टू इंसिस्ट कि मुझे पेज पे ही लिख के दो। 100%। अगर वो 10 दिन थेरेपी कर रहा है अपने आईपैड पे, हाँ राइट, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 2 दिन पेपर पे कर लेगा तो उसको मिलेगा। ओके, तो फिर तो आजकल की गर्ल्स अटैच ही नहीं होगा वो। हाँ, तो आज यूथ के लिए भी मैं पूछती हूँ, हेयर फॉल, स्किन ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें जो यानी हम सदा यंग रहना चाहते हैं, ऐसे कुछ ट्रीटमेंट है बहुत इसमें? सारी लेडीज यू नो सबसे ज्यादा स्किन प्रॉब्लम किसको होता है? लेडीज को, राइट? यस, बिलीव दिस? यस, वो ज्यादा इम्पल्सिव, ज्यादा इमोशनल है इसलिए। नहीं, अब मुझे ये बताओ कि लेडीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे रहता है? मेल से या फीमेल से? फीमेल को फीमेल से ही रहता है। Exactly. As a lady psychologist, entrepreneur, you believe this and this is a statement, right? Yes, because yes. You have a It level is a to universal speak something. fact. एक तो this is the main reason for a skin problem. अच्छा, हाँ, आपको किसी भी लेडी फिगर से इरिटेशन है तो आपको स्किन प्रॉब्लम हो गया और दुनिया की कोई दवा नहीं मिटा भाई। क्या बात करते हो? एग्जैक्टली। आज मुझे बताओ, जितने भी लेडी स्किन की दवाई ले रही है उसमें कितने लोगों का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हुआ। वो आज की डेट में भी 6 साल से ले रही तो भी उसकी दवाई चालू होगी, 6 महीने से ले रही तो भी उसकी स्किन की डिजीज या दवाई चालू होगी। कोई भी मेडिसिन है ना, आपके सिम्टम्स को दबाती है, वो क्योर नहीं करती है। क्योर आपको यहाँ करना है, 2 कानों के बीच में सारा सॉल्यूशन है। और हेयर फॉल अगेन द सेम, यू आर सप्रेसिंग, यू हैव हेयर फॉल का मेन रीजन है आइदर योर वाइफ, आइदर योर फादर आर टू टॉकेटिव। डोंट टेल मी शैलेश, यानी हमारा पार्टनर ज्यादा टॉकेटिव है, हाँ, उससे हेयर फॉल होता है। क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हो। सो आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो। आप वहां बोल नहीं पा रहे हो, राइट? तो अगर आपके फादर या आपकी वाइफ के साथ अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो आपके अंदर के जो वर्ड तो निकल गए, आपको तुम कंटिन्यू ब्ला 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 बोल रही हो और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अंदर तो मेरे अंदर समंदर भड़क रहा है क्या मुझे भी कुछ बोलना है, राइट? तो वो तो रिलीज तो हो गया ना, ब्रेन ने तो रिलीज कर दिया। सो फैमिली सेटिंग में अगर एक लेडी अपनी आवाज़ या अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं शी इज बीन सप्रेस्ड बाय हर इमोशंस। टेल मी अबाउट स्किन प्रॉब्लम। ओके, ज़्यादातर लेडीज को स्किन प्रॉब्लम आना कब शुरू होता है? आफ्टर मैरिज या आफ्टर मैरिज, प्यूबर्टी के बाद भी आता है। नहीं, रीजन प्यूबर्टी नहीं, रीजन है उसकी मदर इन लॉ। अच्छा, मदर इन लॉ की वजह से इरिटेशन ना, डे 1 से इरिटेशन होता है मदर इन लॉ से। तो जो लेडी की स्किन अच्छी है उसकी मदर इन लॉ अच्छी है, उसके साथ के रिलेशन अच्छे हैं। अगेन रॉन्ग। उसने अपनी मदर इन लॉ को जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लिया है। वो इस चीज को कैरी नहीं कर रही है कि मेरी सास मुझे परेशान कर रही है।
मेरी सांस मुझे बोलती, ओके वो तो बोलती रहती है, सांस है ना, मुझे मेरा काम करना है, वो उसना काम करेगी. बट यू आर कैरिंग दैट थॉट, माई मदर इन लॉ इज सप्रेसिंग मी एज अ डॉटर इन लॉ, सी इज़ डूइंग समथिंग बैड विथ मी. सो वो थॉट अगर अंदर चालू है ना, तो वो अपने हार्मोन्स या जो भी उसके रिलेटेड केमिकल्स है वो रिलीज करेंगे और उसकी इफेक्ट आपको इधर दिखेगी. सो हमारे व्यूअर्स के लिए स्किन और हेयर जो फीमेल्स के लिए जो बहुत बड़ा कंसर्न है, उसका सोल्यूशन मिल गया है आपको. तो डोंट सप्रेस योर इमोशंस, तो वरना आपके हेयर फॉल हो सकते हैं. एक्सेप्ट कर लो, जैसी भी है हाँ. एक्सेप्ट कर लो. हम सुधार नहीं पाएंगे क्योंकि तो हम इसको ग्राफोल थेरेपी के 100% हम माध्यम थेरेपी से देंगे, उसके दिमाग में वो न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे जो उसको एक्सेप्ट करवा लेंगे. वो एक्सेप्ट करवा देंगे. इट्स अ रिवर्स साइकोलॉजी. क्योंकि मुझे पता कैसे चला उसके पर्टिकुलर अल्फाबेट से कि उसको उसकी मदर इन लॉ के साथ इरिटेशन है. और एक दूसरी बात देखना, उनको फिर सारी लेडीज से इरिटेशन, जेलसी ये शुरू हो जाता है. अगर वो निकाल दे ना, आपने देखा होगा जो थोड़े टॉकेटिव लड़ाकू होते हैं उसकी लाइफ में प्रॉब्लम कम होते हैं क्योंकि वो सारा फेंक देते हैं. जो टॉक्सिन आया, टॉक्सिसिटी है, वो मैंने जैसे मुझे भी थोड़ा प्रेशर आया तो देने का मन हुआ, मैंने दे दी. हम बोलते हैं कि इतना बुरा उसको कुछ होता क्यों नहीं, बिकॉज ही इज नॉट होल्डिंग एनी नेगेटिविटी विद हिम. ओके एंड एग्जैक्टली. सो नाउ यानी मुझे जहाँ तक समझ में आता है, आपको मेरे हैंडराइटिंग से वो पता चल सकता है कि मुझे जॉइंट के इश्यूज या ऐसा कुछ आने वाला है फ्यूचर में. जॉइंट के इश्यूज आपको तब आएंगे जब आप किसी को सप्रेस करोगे, किसी के प्रोग्रेस को आप रोकोगे. मुझे तो आपकी ये ग्राफोथेरेपी और ग्राफोलॉजी में थोड़ा कंफ्यूजन है. यानी मैं किसी को सप्रेस करूंगी तो मुझे जॉइंट के प्रॉब्लम्स आएंगे. पर्टिकुलर मेल एज अ फीमेल, यानी मैं कोई मेल को करूंगी उसकी कैरियर में या कहीं पे आप उसको सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो यू विल अट्रैक्टिंग अ जॉइंट पेन. मे आई एक्सप्लेन व्हाई? यस ऑब्वियसली. आप किसी की ग्रोथ, कैरियर या मतलब उसके वॉकिंग को सप्रेस कर रहे हो, हाँ, तो उसका रिवर्स कार्मिक साइकिल क्या होगा? मेरा चलना बंद हो जाएगा. ओहो. मेजोरिटी वाइफ को जॉइंट पेन क्यों, आर्थराइटिस आता है? वो अपने हस्बैंड को डे 1 से रोक टोक करना शुरू करती है. इट्स अ कंट्रोवर्शियल बट आई कैन फेस दिस बिकॉज आई हैड रिसर्च एवरी दिस थिंग एंड दिस इज प्रूवन फैक्ट. यानी आप ऐसा कह रहे हो कि जितनी भी फीमेल्स अपने मेल्स को सप्रेस करती है, अपने हस्बैंड्स को या पार्टनर्स को ग्रोथ में, और पूरी लाइफ जैसे ही मैरिज होती है बदलने की कोशिश करते हैं, फिर अल्टीमेटली 10 साल बाद ऐसा बोलते हैं कि तू तो बदल गया है अर्ली एज में आ जाएगा. अर्ली एज में आ गया ना तो डेफिनेटली शी इज वेरी सप्रेसिव. सी और ही, एनीवन. दिस इज सो इंटरेस्टिंग. और कई बार तो आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट आल्सो, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये जो चीजें हैं. फ्रॉम दिस टॉक आप एक रिसर्चर हो, बहुत सारी PhD डिग्री परस्यू करता, तो इसका रिसर्च करना है. यू विल फाइंड अ वेरी ironic fact about our psychology. What we are giving to us, it's matter. कि मुझे एक और क्वेश्चन है. अब जो बच्चा, मेरे पास छोटे बच्चे भी आते हैं, तो उनको तो हैंडराइटिंग तो अभी तो वो लोग सीख रहे हैं, यू नो, उनको तो एकदम फॉर्मेशन आता भी नहीं है. तो मैं उनके माइंड, क्योंकि मेरे पास 5 साल के 6 साल के आते हैं, तो जहाँ पे वो लोग तो वो फर्स्ट अल्फाबेट लिखते हैं. ड्राइंग हम ड्राइंग देने का, जिसको इंग्लिश नहीं आता है, हाँ इंग्लिश नहीं आता है, और जिसको अभी लिखना भी नहीं आता, उसको हम ड्राइंग देते हैं. एक A4 साइज का पेपर देना है और पेंसिल देना है और उसको एलिमेंट देना है कि आपको इस ड्राइंग में ऐसा ड्रॉ करना जिसमें सन आ जाए, पानी हो, ट्रीज हो, एक घर हो, इंसान हो, रोड हो. इतना आपको इसमें करके देना. कैसे करना है वो पूरी उसकी साइकोलॉजी. हाँ, और वो जो ड्राइंग से हमें उनका ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ हिज लाइफ वी कैन एनालाइज. वो फ्यूचर में क्या करेगा, अभी क्या कर रहा है, ड्राइंग से पता चल जाएगा. जैसे कि 5 साल का बच्चा भी, हाँ, सन, अगर आपने आप सन ड्रॉ करोगे ना, सन मतलब सूरज, उससे मैं पता लगा लूंगा कि आपके फादर के साथ रिलेशन कैसे है. मुझे 1-2 एग्जांपल्स के साथ बताइए कि कैसे सन होते हैं. हाँ, सन होता है ना, अगर कोई हाफ सन ड्रॉ करा, इसका मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसके फादर का जो स्पेस है ना, वो थोड़ा है, कम है, हाफ है. हाँ, राइट. फिर रेज आएंगे. हाँ. अगर वो रेज कंटिन्यू टच होके पूरे जा रहे हैं तो उसको उसके फादर से सपोर्ट मिल रहा है. हाँ, अगर वो हम कभी ब्रेक रेज तो राइट, डॉट डॉट डॉट, तो मतलब वो सपोर्ट जो है ना वो ब्रेकिंग है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, राइट. अगर किसी ने शार्प किया है तो इसके फादर बहुत एनालिटिकल है. ओके, राइट. तो ये सारा बहुत डीप है ये. इट इज नॉट पॉसिबल प्योर साइंस. या प्योर साइंस. अगर कोई पर्सन वाटर एलिमेंट में आपको ड्रॉ करने को बोलूँगा, राइट, तो क्या
आएगा वो रिवर ही ड्रॉ करेगा, रिवर ही ड्रॉ करेगा। या तो हाँ, I लेफ्ट से got लेगा that या तो meaning, राइट हाँ। से लेगा, राइट। या तो लेफ्ट में फ्लो नैरो होगा, आगे जाके ब्रॉड होगा, या तो पहले ब्रॉड है और फिर ये नैरो। सेम भी हो सकता है। हाँ, तो वो उसकी पूरी लाइफ की फिनेंशियल साइकिल मुझे बता देगा। जैसे ही वो रिवर ड्रॉ करेगा ना, पहले पैसा था, बाद में नहीं होगा, या बाद में ज़्यादा होगा। तो यानी ऊपर से अगर ब्रॉड है, वाटर इज अ मनी एलिमेंट बिकॉज मनी इज अ फेमिनाइन, वाटर इज अगेन अ फेमिनाइन। सो वी एनालाइज मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी। तो मस्कुलिन एनर्जी रिलेट्स टू सन और फेमिनाइन एनर्जी रिलेट्स टू वाटर। अब किसी पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी कितनी है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे, वो माउंटेन्स दौड़ेगा तो ड्रॉ करेगा, तो हम पता लगा लेंगे कि वो स्टेबल है, स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहा है, या उसका एनालिसिस कमज़ोर है। तो अगर शार्प माउंटेन है तो, बहुत अच्छा एनालिसिस है। और एंगल्स अगर है राउंड माउंटेन है तो वो हार्डली इमोशनल है, डिसीजन मेकिंग वेरी पुअर। और अगर वो तोड़ तोड़ के ऐसे ऊपर ऊपर से जोड़ जोड़ के बनाता है तो, अप्स एंड डाउन, स्टेबल है, कभी डाउन है, कभी स्टेबल है। इट्स सिंपल साइकिल। ओह वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल। अगर समझो किसी को इंग्लिश लिखना नहीं आता, थेरेपी देनी, तो हम क्या करेंगे? फादर से रिश्ते सुधारना, कुछ नहीं, उसको सन ड्रॉ करना देना कि तेरे को रोज ऐसा सन बनाना है, फुल सन एंड प्रॉपर रेज, दैट्स इट। परफेक्ट। तो उसका जो जैसे आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो इधर छुपा है, वो बोल के नहीं करना है, उसको न्यूरॉन्स को रिपेयर करो ना, ऑटोमेटिकली आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स है, ईगो इश्यूज है, तो कर सकते हैं हम लोग ग्राफोलॉजी से, फेमिनिन एनर्जी थेरेपी से। प्रॉपर करनी, कोई इशू नहीं। एवरी टाइम फेमिनिन एनर्जी प्रॉपर करनी होती है। नहीं, दोनों एनर्जी बैलेंस करनी है ना। दोनों एनर्जी। सी यू डोंट, अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं और आपके पास पैसा नहीं है, कैरियर नहीं है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ अच्छे रिलेशन, राइट। रिवर्स हो, जो आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन रिश्ते अच्छे नहीं, तो अभी आप खुश नहीं हो। आप खुश कब होगे? जब आपके पास सब बैलेंस में होगा। बैलेंस में होगा। कोई भी चीज़ अति होगी ना, वो आपको खुश नहीं कर पाएगी, वो जहर है, जैसे मैंने पहले बोला। तो आपको एंजॉय करना है, रिश्तों को एंजॉय करना है, तो जेब भरी होनी चाहिए, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना तो होना ही चाहिए। और अगर ज़रूरत पूरी हो रही है और उसको एंजॉय करना है, तो रिश्ते अच्छे होना चाहिए। एंड ऑफ द डे आपको चाहिए क्या? आपके गोल कोई भी हो, समझो कि आपको वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनना है, लेकिन वाई? बिकॉज यू वांट टू बी हैप्पी। दैट्स इट। तो ओनली Everyone struggles to be दैट happy. स्टेज गिव यू हैप्पीनेस। नो, There are many things, many little things. Our ultimate goal to be a human is only to be happy. यस। हमको ये मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ खुश रहने के लिए ही मिला है। और एवरीवन और स्ट्रगल्स हम- ओनली टू बी और हैप्पी। हम ऐसे बहाने ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से मैं दुखी हो जाऊँ। वेरी ट्रू। हमको सैड सॉन्ग्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, हाँ, राइट। वाई? हम जो अट्रैक्ट करते हैं, हमको जो पसंद है, वही हमारी लाइफ में आएगा ना। एक बहुत ही बड़ी एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की थी, मुझे लगा आप वो सवाल पूछोगे, लेकिन मैं सामने से बोलता हूँ कि कभी सोचा कोरोना क्यों आया? हाँ, कोरोना क्यों आया, कहाँ से आया और क्यों आया? उसका भी ग्राफोलॉजी से कनेक्शन मैं है। ग्राफोलॉजी नहीं बोलता, मैं साइकोलॉजी की बात करता हूँ। आपके Psychology. साथ हो तो मैं साइकोलॉजी की बात करूँ, Okay, उसके साथ मैं मेरा ग्राफोलॉजी कनेक्ट करूँगा, राइट। ठीक है। राइट। देयर आर टू एनर्जी, हमने जो बात की, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, फेमिनाइन, यस। तो कोरोना कहाँ से आया? फेमिनाइन, चाइना से। चाइना से। हाँ, क्यों? वहाँ पे एनर्जी बैलेंस नहीं है, ओके। दे आर वेरी मैकेनिकल। हाँ, ओके, दे वहाँ हार्ट, रिश्ते, इमोशंस को इतना ज्यादा है ही नहीं, इम्पोर्टेंस ही नहीं है, वो दे आर Minimalistic वेरी एकदम। मैकेनिकल, राइट। जापान में और चाइना में सबसे ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज और डिजास्टर्स क्यों आते हैं? बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द क्लॉक, मतलब घड़ी की सुई देख के उसकी लाइफ चलती है। और तो वहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे, और आते थे, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है। मैस्कुलिन और मदर नेचर को चाहिए फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस, तो वो अपने तरीके से एनर्जी को बैलेंस करेगी। अच्छा, हाँ, तो ऐसे कैलेमिटीज लाके। तुम्हारे घर में कोई चीज़ बिगड़ी है तो तुम ठीक तो करोगी ना, हाँ, जो एंड रिजल्ट। अगर कोई और नहीं कर रहा है तो तुम करोगी, तो तुम अपने तरीके से करोगी। एक और मीथ है, हमको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? नेचर से। नेचर में कौन सी चीज़ हमें ऑक्सीजन? ट्रीज। रियली? पानी से। पानी। जब समंदर का पानी वेपोराइज होता है ना, तो वहाँ उसमें से H2O जो है, तो वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन हमें वहाँ से मिलता है। तो इसी तरह जो भी एनर्जी है ना, जो हिडन चीज़ है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डीप है। आई हैड कोटेड पर ये जो
पानी का है तो उसका क्या कनेक्शन है, आपने अभी जो मुझे बताया उसका, यानी तो वी हैव टू कनेक्ट आवरसेल्व्स मोर टू वाटर, ऐसा? हाँ, हमारी बॉडी में 70% एलिमेंट क्या है? वाटर है। तो हम कितना वाटर लेते हैं डेली? आई तो ड्रिंक 5 liters ऑफ वाटर। यू नो, यू आर अवेयर, राइट? आई एम अवेयर, यस। बट व्हाट अबाउट नॉर्मल पीपल? 2 to 3 हार्डली। और हमारा भूल मैंने जाते हैं, 2-3 मैंने- घंटा पानी पीना भूल जाते मैंने हैं। एक चीज़ और नोट की है, जो मेरे पास डिप्रेशन के क्लाइंट्स आते हैं, तो और जब मैं उनसे क्वेश्चंस पूछती हूँ एंड आई आस्क देम इंटेंशनली कितना पानी पीते हो, तो दे वंडर, और उनके पास होता है 1 लीटर 1.5 लीटर। तो जो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हम किसी के भी पास जाते हैं अपना प्रॉब्लम लेके, डॉक्टर के पास, या तुम्हारे पास भी कोई क्लाइंट्स आता है जो हाईली एंग्जाइटी है मेरे पास तो सारे ऐसे आते हैं। और डिस्टर्ब है, तो हम सबसे पहले क्या ऑफर करते हैं? पानी। क्यों? वो शांत करेगा, तो पहले पानी पी, बाद में बात करते हैं। ओ, तो तुम्हारा वाटर एलिमेंट बैलेंस करेगा वो। वाटर मतलब फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन इज समथिंग विच कैन होल्ड एनीथिंग। जो फीमेल है ना, हाँ, आपको ऐसा लगता है कि हमको क्यों करना, बिकॉज यू आर ओनली कैपेबल, यस यस, वी आर स्ट्रॉन्ग, वी हैव द रिस्टोरेशन कैपेसिटी, एवरीथिंग, यू कैन गिव अ लाइफ, वी कैंट। हाँ, गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग एक लाइफ को, नए जीव को एक लाइफ दे सकते हैं, उसको नर्चर कर सकते हैं, उसको दुनिया में जीने के काबिल कर सकते हैं। हम ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। सो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, दोनों के की फैक्टर्स अलग है, और दोनों का जो क्या बोलते हैं उसके टेंडेंसीज अलग है, रोल भी और अलग दोनों ज़रूरी है। दोनों ज़रूरी जो भी इम्बैलेंस होगा उसके रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो हमारे एंसेस्टर थे, वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड थे, हमको नहीं पता है, तो उन्होंने ये सारी सोशल अरेंजमेंट किया, शादी या जो कुछ भी है, क्योंकि घर में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। मिस्टर शैलेश, ऐसा देखा गया है कि मेल्स को ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में, तो इसका कोई हम मैपिंग पहले कर सकते हैं या ऐसा कुछ, ये इसके पीछे का साइंस क्या है? हार्ट अटैक के मेन रीजंस है, पहले लेट मी क्लियर, हार्ट के ऊपर कभी हार्ट अटैक नहीं होता, राइट? लोग बोलते हैं मैं हार्ट सर्जन हूँ, लेकिन कोई भी डॉक्टर हार्ट के साथ कुछ नहीं करता है। पहले ये समझ लीजिए हार्ट अटैक क्यों आता है। जब आपकी वेन्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होता है, तब हार्ट अटैक आता है। ओके। और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब क्यों होता है? या तो ब्लॉकेज है या तो ब्लड प्रेशर है। और ब्लड प्रेशर क्यों होता है? इट्स 100% साइकोसोमेटिक। यस। गेटिंग? और एक खराब लाइफस्टाइल है, व्हाटएवर, स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर आपका अनइवन होता है, और ब्लड प्रेशर अनइवन होता है तो ब्लॉकेजेस होते हैं। Yes. और ब्लॉकेजेस की वजह से जो फंक्शनिंग ऑफ हार्ट है वो इफेक्ट पड़ता है। yes. तो हार्ट को सही नहीं किया जाता। जो भी डॉक्टर है वो बाईपास सर्जरी करे या स्टैंड बिठाए, वो रिपेयर वेन्स करता है। ओके। देयर इज नथिंग डू टू विद द हार्ट। यस यस। ओके, तो देयर इज नो डिजीज इन हार्ट। ओके। हाँ, there are rarest disease that called a hole in a heart, in valve, that is different. बट हार्ट अटैक में हार्ट के साथ मतलब आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है? वो फ्लो को मेंटेन करना है। तो वो ग्राफोथेरेपी से हो सकता है? एडवांस बता सकता हूँ कि सम पर्सन इज प्रोन टू हार्ट डिसीज और नॉट। मेरे राइटिंग से ऐसा पता चल सकता है कि 5 साल 10 साल बाद मुझे हार्ट अटैक आएगा कि नहीं? यस, और उसको हम टाल सकते हैं लेटर एज तक। तो कैंसर? 100%। मैंने मेरे क्लाइंट को एक क्लाइंट को बताया हुआ कि आपको 5 साल के बाद थ्रॉटल कैंसर होगा, और हम उसको उसको प्रिवेंट कर कोई सकते हैं। एडिक्शन नहीं था, ना वो सिगार ना टोबैको, फिर भी मैंने हैंड राइटिंग देख के बोला कि ये टेंडेंसी है आपकी, इसको सुधार लो, नहीं तो सीधा इफेक्ट आपके थ्रोटल चक्रास को करेगा और वहाँ पे आपको इफेक्ट होगा। हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं ग्राफोथेरेपी से। पता चल गया तो प्रिवेंट कर ही सकते हैं। देयर इज अ नो लॉक हैज बीन मेड विदाउट की। ओके। तो जैसे कि मूड है, मेंटल हेल्थ के कंसर्न्स है, तो जैसे कैंसर पता चल सकता है, तो कोई सुसाइड करने वाला है वो पता चल सकता है? एब्सोल्युटली। डोंट टेल मी। या यानी वो जो मेरे पास जो डिप्रेशन के आते हैं, वो उनको भी नहीं पता होता कि वो सुसाइड करने वाले हैं कि नहीं है। आपकी पेन कौन चलाता है? वो खुद नहीं, आपका हाथ ही आपका ब्रेन। ब्रेन, राइट? ब्रेन, हाथ तो सिर्फ फॉलो करता है ब्रेन की इंस्ट्रक्शन को। तो ब्रेन का स्टेट ऑफ जो है ना, वो आपके हैंडराइटिंग में पता चलेगा। यानी यू थ्रू हैंडराइटिंग यू स्कैन द ब्रेन, 100%। योर फीलिंग्स, योर इमोशन, योर थॉट्स, एवरीथिंग, योर टेंडेंसीज, योर स्टेट ऑफ माइंड,
हाईली डिप्रेशन या ओवर एक्सेसिव एनीथिंग, यू टेल मी एनीथिंग। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती हूँ, आई एम वेरी कीन टू नो दिस। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या किसी का मल्टीपल अफेयर है, वो हैंडराइटिंग से पता चल सकता है? यस। डोंट टेल जानना मी। चाहोगे कौन से अल्फाबेट से? यस। वाई। वाई से पता चल सकता है? सच में? सच में। यानी वाई जो राइटिंग में है उससे पता चल सकता है कि ये आदमी उसकी सी वाई में एक लोअर जोन आता है, राइट? वाई में वाई दो फॉर्म में फॉल करता है, मिडिल जोन एंड लोअर जोन, राइट? अब लोअर जोन में उसकी चीटिंग टेंडेंसी है तो पता चल जाएगी। अब लोअर जोन बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है? सेक्स से रिलेटेड है। हाँ, सेक्स एंड एनीथिंग मटेरियलिस्टिक या राइट। आपका काम में कैसे है, फिजिकल एनर्जी कैसी है, तो वहाँ पता चल जाएगा। अब उसको करेक्ट कैसा करना है? समझो कि किसी पर्सन के अंदर फिजिकल एनर्जी हाई है, ही इज हाईली एनर्जेटिक इन फिजिकल वे, तो अगर वो काम नहीं कर रहा है, उसका काम ऐसा नहीं है जहाँ पे उसकी फिजिकल एनर्जी को रिलीज किया जाए, तो वो एनर्जी रिलीज कहाँ करेगा? ओ, हमारे आज यूथ और जेनजीज के लिए कोई मैसेज हैंड राइटिंग के रिलेटेड और ये ग्राफोथेरेपी या ग्राफोलॉजी के बारे में कोई एक मैसेज देना चाहोगे आप कुछ? सी मैंने पहले बोला कि आपकी जो ये कोई पेन टिप दे दीजिए हमारे मेरे यूवर्स यूथ सबसे ज़्यादा है। अच्छा, आपने मुझे पूछा कि किसी के सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में पता चल सकता है, किसी के डिप्रेशन के बारे में पता चल सकता है, कोई अगर लो फील कर रहा है तो वो हमको पता चल सकता है, राइट? समझो कि आपको किसी को बताना नहीं है, लेकिन आपको खुद से आपके डिप्रेशन एंग्जाइटी को क्योर करना है। कुछ मत करिए, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। एक ब्लैंक पेज लीजिए विदाउट लाइन का, लाइन वाला नहीं होना चाहिए, A4 साइज। उसमें कुछ भी पॉजिटिव लिखना शुरू करिए और उसको ऊपर की तरफ लिखते जाइए। विद इन 2 to 5 मिनट्स आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो चली जाएगी। वो आपने एक्सपीरियंस किया है, राइट? यस, आई हैव डन दैट। यस। ओके। और एक्सपीरियंस ऐसा करना हो कि किसी को बोलो कि अपने अंदर नेगेटिव सोचे और अपनी लाइन को ऊपर ले जाए, वो नहीं ले जा पाएगा। नहीं ले जाएगा। अगर वो डेलिबरेटली ऊपर ले जा रहा है तो उसके इमोशंस को वो उसका पेन कंट्रोल करेगा विदाउट। अगर बीपी हाई हो गया तो आपके ब्रेन को डाउन करना है ना, डू दिस। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि मैंने सर के पास से ग्राफोलॉजी के क्लासेस सीखे हैं। हाँ। और मैं ज़्यादातर अपने छोटे बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करती हूँ, जहाँ पे लो सेल्फ एस्टीम है, लो कॉन्फिडेंस है। आई थिंक मैंने आपके सिग्नेचर का एंगल बदला था। यस यस, उससे क्या बेनिफिट हुआ था? यस, अ लॉट। योर नेक पेन वाज वैनिश्ड yes, विदाउट yes. मेडिसिन। आपका नेक पेन चला गया। यस। सिर्फ और सिर्फ आपके सिग्नेचर का जो एंगल मैंने चेंज करवाया था उससे आपके गले का मतलब गर्दन का जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो जॉइंट है स्पाइनल और राइट, तो दिस इज एंड आई कैन हाउ सी वो साइकोलॉजी सिग्नेचर से दो जो मैंने प्रैक्टिस करी, आई वुड लाइक टू कन्फेस के उसमें मुझे मेरे करियर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ मिला है। आई कैन सी द प्रोग्रेस। हमने उसमें क्या क्या किया था, एनर्जी की आज हमने डिस्कस की ना, तो आपके सिग्नेचर में मैंने क्या एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश की थी? सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एस्टीम। यू आर अ फीमेल, राइट? तो फॉर अ कैरियर व्हाट एनर्जी यू नीड? लॉजिकल मतलब मस्कुलाइन। तो व्हाट अल्फाबेट, व्हाट इनिशिएट आई सजेस्ट यू टू ऐड इन योर सिग्नेचर? फादर्स। यस, राइट। तो रिजल्ट इज विथ यू। यस। सो मैंने अपने सपोर्ट सिस्टम लो था आपका, सपोर्ट सिस्टम लो था। वो एक अंडरलाइन से आपका सपोर्ट सिस्टम। अब कितना सपोर्ट सामने से आता है? बहुत। जस्ट अंडरलाइन मेक यू अ वेरी सपोर्टिव पर्सन एंड यू आर गेटिंग मोस्ट सब। यानी जैसे हम लोग बात करें जिनको व्यूअर्स को पता भी नहीं है कि अंडरलाइन क्या है, डॉट क्या है, तो मैं उनको बताना चाहूँगी अंडरलाइन है, आपके कर्व्स है, डॉट्स है, ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं एक मेरे टीम मेंबर को बुलाना चाहूँगी। ओके। और आप उनको कुछ दीजिए वो ड्राइंग के लिए और उनका आप एनालाइज कीजिए, बिकॉज हम तो मिले हैं तो यू आर नोइंग समवेयर, तो मुझे और टेस्ट करना है कि अननोन पर्सन। ओके। एक ड्रॉ क्या ड्रॉ? होम, एक घर ड्रॉ कीजिए आप। हो गया? सुनना आप मेरी बात। आपने जो घर बनाया ना उससे ये पता चलता है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, मतलब यू आर वेली एक आपका फैमिली अच्छा है, सपोर्ट अच्छा है, राइट? लेकिन आपको घर में रहना पसंद नहीं है, आप घर पे टिकते ही नहीं हो। सच है? ओ माय गॉड। इनफ।
अब ये पता कैसे चला, इसने खिड़की भी ड्रॉ की है, हाँ दरवाजा भी ड्रॉ किया, हाँ। किया जगह बनाई, लेकिन ना ही खिड़की बनाई नहीं दरवाजा बनाया। हाँ। मतलब वो घर में जाएगा और निकल जाएगा और बहुत कंपलसरी होगा, पापा का फोन आएगा, टिकता नहीं है तो जाएगा, सोना ही है तो जाएगा, अदरवाइज वो उसको घर में वो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि दरवाजा है ही नहीं। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि मैं तो घर में रहता नहीं हूँ। मैंने तो क्या बोला, एक घर बना के दो। हाँ पहले मैंने सन का बोला था, तो मैंने इसको सन नहीं दिया कि शायद उसको पता चल जाएगा, तो मैं डेलिबरेटली सन अच्छा करूंगा या बुरा करूंगा, तो आई गिव अ एलिमेंट टू ड्रॉ अ हाउस। हाउस। हाँ और दूसरा क्या पता चलता है, एक और पॉइंट, स्टेबिलिटी। उसने देखो फाउंडेशन बहुत बड़ा किया, मतलब ही यानी स्ट्रांग, फैमिली support स्ट्रांग है, system सपोर्ट है strong। उसका, बट उसको घर में रहना नहीं है। सच है। ग्रेट। सो अगर कोई पर्सन संन्यास लेने वाला है तो हम उसके मार्जिन से बोल देंगे कि तुझे घर में प्रॉब्लम है। बट सी, बाय नेचर आई एम वेरी ब्लंट, बट आई नीड टू बी वेरी डिप्लोमेटिक, बिकॉज सबके अंदर कुछ ईगो होता है। हम लोग थोड़ा उसको सॉफ्ट लैंग्वेज में कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, और प्रॉब्लम वो है। तो पहले के ज़माने में हमारे पास ऐसा था कि वी यूज़ टू लिसन टू दिस फ्रेज के पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पर आफ्टर मीटिंग शैलेश, आई थिंक कि हमारे लिए ऐसा होगा कि अच्छे से लिखोगे तो बनोगे नवाब। मैं करेक्ट? हाँ, सही लिखोगे, सही लिखोगे सही तो तरीकों से लिखोगे, सही तरीकों से लिखोगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आप चाहो और अचीव ना कर सको। वो आपकी हेल्थ हो, आपके अच्छे रिलेशनशिप हो, एंड कैरी। तो आज के पॉडकास्ट से हमें ये जानने को मिलता है कि मेरे यूथ व्यूअर्स जो सबसे ज़्यादा है उनको, कि आप सही से लिखिए, पेन का यूज़ कीजिए, पेपर का यूज़ कीजिए, टेक्नोलॉजी को थोड़ा कम यूज़ कीजिए, और आप अपने लाइफ में रिलेशनशिप्स को, करियर को लेके जितने भी चिंतित हो, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन थ्रू पेन एंड पेपर। सो सही से लिखिए। थैंक यू।